गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब टेक्निकल इशू होने के कारण मैं आपसे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैं समझ आता हूँ। और उसके साथ ही मैं आज ऑनलाइन जो वीडियो है, ऑफलाइन जो वीडियो है उसको मैं बना के आपके पास अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना। तो आज हम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसके थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपने पास जो सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम। इससे पहले हमने सिग्नल एंड सिस्टम के अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीट टाइप एंड कंटिन्यूस टाइप सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बेस पर उसका क्लासिफिकेशंस किया था। आज हमारे पास जो है वो और फंक्शंस होते हैं जो स्पेशल टाइप फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का जो यूज होता है वो मोस्टली क्या रहते हैं, ज़्यादातर किसी भी सिस्टम जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो इस स्पेशल फंक्शंस के अंतर्गत अपन जो स्टडी करेंगे उसके अंतर्गत अपन के पास जो है वो सबसे पहला है इम्पल्स फंक्शंस है, दूसरा अपन के पास है यूनिट स्टेप फंक्शंस है, रैंप फंक्शंस है, रेक्टेंगुलर फंक्शंस और सिग्नल फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, सिंक फंक्शंस क्या है। ये सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं या फंक्शंस जो है वो मोस्टली क्या है कि किसी भी दिए गए जो सिस्टम्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ज़्यादातर क्या है इन स्पेशल फंक्शंस का क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। इसमें अपन के पास जो है इम्पल्स फंक्शंस है, यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड रैंप जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शंस जो है इनको अपन क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी फंक्शंस भी बोला जाता है। सिंगुलरिटी फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, रिवर्शियल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अगर मैं इम्पल्स स्टेप और रैंप का अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास वापस प्रीवियस जो सिग्नल्स है वो मिल जाता है। अगर मैं उनका इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को क्या है, फॉरवर्ड जो सिग्नल्स है वो रिसीव हो जाता है। तो इस कारण ये जो सिग्नल्स है इन सिग्नल्स को अपन क्या है, सिंगुलरिटी टाइप फंक्शंस या सिंगुलरिटी सिग्नल्स भी बोले जाते हैं, जो क्या करते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन क्या है कि एक एक करके इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो अपन क्या है, इम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो अपन के पास कौन सा है, इम्पल्स फंक्शन। अब इम्पल्स जो फंक्शंस है इसको नॉर्मली अगर अपन डिवाइडेशन करें तो डिवाइडेशन करने पर ये मोस्टली क्या होते हैं, दो टाइप जो सिस्टम्स है अपन ने कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के बेस में पढ़ा है। तो कंटिन्यूस जो टाइम सिस्टम है तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और दूसरा अपन के पास है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंतर्गत अपन कंटिन्यूस टाइम के अंतर्गत अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको अपन क्या करेंगे, डेल्टा एन, या इससे जो है वो अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा फंक्शन भी बोला जाता है। दूसरा अगर डिस्क्रीट टाइम में अगर अपन देखें तो इसको अपन क्या करते हैं, डेल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम में इस फंक्शन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि अपन इम्पल्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स फंक्शंस में कंटिन्यूस जब से सिग्नल्स होता है उस समय इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा फंक्शंस बोलते हैं, तथा डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल्स होता है उस समय इसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल फंक्शंस बोला जाता है। अब सबसे पहले ये है कि ये सिग्नल जो है इम्पल्स जो है वो बनता कैसे है। तो इम्पल्स जो फंक्शंस होता है इसके लिए जो एरिया जो होता है वो अपन के पास क्या होता है, फाइनाइट होता है। मतलब उसका एरिया जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहता है। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका एरिया जो है वो यूनिटी हो तो उस प्रकार के फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूस टाइम डेल्टा फंक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन कंडीशंस के बेस पर यहाँ पर देखें, इसका एरिया अगर अपन के पास ये है, तो अगर क्रॉनिकल फंक्शंस के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर अपन के पास क्या होगा, n इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अपन के पास डेल n इजिकल टू अपन के पास क्या होगा, 1। अब अपन देखें कि ये फंक्शन जो है वो बनता कैसे है। तो माना कि मेरे पास क्या है कि कोई भी एक एरिया है जिसका, कोई भी एक सरफेस है जिसका टोटल जो एरिया है वो अपन के पास क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। तो अब यूनिट एरिया होने पर यहाँ जो मेरे पास फंक्शंस होगा वो क्या होगा, xt को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये वाला जो फंक्शंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, t होगा। अब अपन क्या करते हैं, इस सिग्नल्स को अपन क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करते जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि अगर इस सिग्नल्स को मैं जैसे जैसे कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस करने पर क्या होगा, इसकी हाइट तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इम्पल्स का जो एरिया है, मतलब वो जो टोटल जो
कंप्रेस होने के बाद जो सिग्नल्स है वो टी एक्सेस पर या एक्स एक्सेस पर उसकी वैल्यू तो है वो जीरो हो जाएगी, और हाइट जो होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इसका एरिया जो होता है वो अपन के पास क्या रहता है, यूनिटी रहता है। मतलब एरिया में उसके रिप्रेजेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन उसकी जो एरिया होगा वो टोटल हमेशा क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। लेकिन उस सिग्नल्स की जो है शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज होने के बाद में अपन के पास जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये जैसे अपन क्या करते हैं डेल्टा फंक्शंस के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो एरो साइन जो है वो एरो साइन अपन को ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, इन्फिनिटी है। लेकिन यहाँ पर कभी कभार जो है वो 1 भी शो किया जाता है, तो 1 जो शो किया जाता है तो वो केवल उसके एरिया को डिफाइन करता है, उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं करता है। अब अगर अपन इस डेल्टा फंक्शन जो है, इस डेल्टा फंक्शन को अगर फंक्शंस के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर डेल्टा फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट जो करेंगे वो क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी कि जब t मतलब x एक्सिस पर जो t है, अगर t की वैल्यू अगर अपन के पास जीरो है तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। लेकिन जब t इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब t की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, जीरो होगी। अगर अपन देखें जैसे मैंने यहाँ पर t से अगर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में दें तो 1 2 3 4, अगर राइट हैंड डायरेक्शन, अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन -1 -2 अगर अपन जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। और इस जीरो से अगर अपन राइट हैंड डायरेक्शन में भी अगर मूव कर रहे हैं तो उस समय भी उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, जीरो। तो इस प्रकार अगर अपन के पास कंटिन्यूस टाइम में अगर कोई डेल्टा फंक्शंस दिया गया है तो डेल्टा फंक्शंस के लिए अपन जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर t पर उसकी वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, इन्फिनिटी, तथा t इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस समय उस फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। कहीं कहीं जो बुक्स है उनमें ये भी रेफरेंस दिया गया है कि t इज इक्वल टू जीरो पर इस कंटिन्यूस टाइम डेल्टा फंक्शंस की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 1। लेकिन वो 1 सही नहीं है, क्योंकि इस पर अपन देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो रह रही है एरो का साइन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो मतलब ये जो है वो इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब अपन डेल्टा फंक्शन या क्रॉनिकल फंक्शंस की बात करते हैं इन डिस्क्रीट टाइम में। तो डिस्क्रीट टाइम में अगर अपन इस सिग्नल की बात करें तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा सिग्नल लेते हैं कि इन सभी सिग्नलों का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास क्या है, 1 हो। क्या हो, इन सभी सिग्नलों का जो मैग्नीट्यूड हो वो अपन के पास क्या हो, 1 हो। तो अब जैसे ही मैं इन सिग्नल्स को क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा। क्या करूंगा, अब जैसे ही मैं इन सिग्नल को कंप्रेस करता हूं तो कंप्रेस करने पर क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड 1 होने के बाद में अगर अपन के पास जो सिग्नल रिसीव होगा वो सिग्नल कैसा रिसीव होगा, तो यहाँ पर अपन के पास वो वैल्यू उसकी पल्स जो होगी वो उसकी थिकनेस या पल्स की जो विड्थ होगी वो अपन के पास कंप्रेस होने के बाद में वो कहाँ पर आ जाएगा, उसकी विड्थ जो होगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 हो जाता है। तो इस बेस पर अपन के पास जो फंक्शंस रिसीव हुआ है उस फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, क्रॉनिकल फंक्शंस कहते हैं। अब इस क्रॉनिकल फंक्शंस को अगर फंक्शंस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस फंक्शंस को अपन रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, डेल n इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पर अपन के पास 1 when t इज इक्वल टू क्या हो, 0, एंड when t इज नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस प्रकार के फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, क्रॉनिकल फंक्शंस कहते हैं, जिसमें t बराबर 0 पर उस फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तथा t इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय उस फंक्शंस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूस टाइम में अगर अपन बात करते हैं तो t इज इक्वल टू अगर 0 है तो उस समय उस फंक्शंस की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी। और t इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय उस फंक्शंस की जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 0 रहती है। तो इस प्रकार अपन के पास जो है ये क्रॉनिकल फंक्शंस के बेस पर और कंटिन्यूस टाइम डेल्टा फंक्शंस अपन को रिसीव होते हैं। तो ये दो फंक्शंस होते हैं। अब इन दो फंक्शंस की अपन के पास प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है उस प्रॉपर्टी के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट अपन के पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अपन के पास कौन सी होगी? स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब स्केलिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या है, ये अभी अपन सिग्नल्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन के पास टाइम शिफ्टिंग का है, टाइम स्केलिंग का है और फोल्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है सिग्नल्स की, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना, उसके बाद में अपन कंप्लीटली जो है इसका एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें अपन सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सिग्नल की जो स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंतर्गत अगर अपन के पास डेल्टा अल्फा टी है तो उस समय अपन के पास अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन के पास आउटपुट में जो रिसीव होगा वो अपन के पास क्या होगा, मोड ऑफ डेल्टा, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अपन के पास वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा और उसके साथ में अपन के पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अल्फा टी रह जाएगा। तो यानी कि ये अपन के पास जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स की क्या रहेगी, प्रॉपर्टी रहती है फर्स्ट, जिस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर अपन के पास एक प्रकार की और प्रॉपर्टीज आती है जिसके अंतर्गत अपन यहाँ पर देखें कि अपन के पास कोई भी एक शिफ्टेड और प्लस स्केलिंग प्रॉपर्टी अपन के पास दे रखी है, मतलब टी प्लस माइनस का क्या है, बीटा अगर दिया हुआ है तो उस बेस पर अगर अपन यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को अगर देखें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, मोड ऑफ अल्फा इजिकल टू क्या होगा, डेल अल्फा टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या है कि शिफ्टिंग और प्लस स्केलिंग दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। अब अगर अपन यहाँ पर कंडीशंस को देखें स्केलिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत यदि अपन के पास कोई भी डेल्टा अल्फा टी दे रखा है तो उस समय अपन के पास जो प्रॉपर्टी के अंतर्गत रहेगा वो अपन के पास क्या रहेगा, 1 अपॉन अल्फा डेल टी। और यहाँ पर भी अगर अपन के पास कोई भी शिफ्टेड फंक्शंस के रूप में अगर स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है तो उसके साथ भी अपन के पास जो फंक्शंस रहेगा वो अपन के पास क्या रहेगा, डेल प्लस का क्या हो जाएगा, बीटा प्लस माइनस बी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी रहती है इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, शिफ्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं सॉरी स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर अपन के पास कोई भी फंक्शंस दे रखा है, जैसे मेरे पास कोई भी मोड ऑफ ये दे रखा है सिग्नल्स, जिसका माना कि अपन के पास जो मैग्नीट्यूड जो है वो अपन के पास क्या दे रखा है, ये वाला फंक्शंस दे रखा है 0। अगर अपन के पास इस फंक्शंस को अगर अपन स्केलिंग फैक्टर के रूप में दे रखा है, मतलब ये अल्फा टी है, अगर अल्फा टी के साथ में अगर मेरे पास जो फंक्शंस है वो क्या है, एक मिनट, अगर अपन के पास जो फंक्शन दे रखा है वो मेरे पास क्या है, डेल टी है। अगर मेरे पास अगर फंक्शन अगर स्केलिंग फॉर्म में अगर दिया गया हो अल्फा टी, तो उस समय अपन के पास जो ये फंक्शन जो रिप्रेजेंटेड होगा वो फंक्शन कैसा रिप्रेजेंटेड होगा, मतलब यहाँ पर अपन के पास फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 अपॉन अल्फा मोड रहेगा और ये वाला जो फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो इस बेस पर अगर अपन के पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसकी स्केलिंग के बेस पर अपन उस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं शिफ्टेड फॉर्म के रूप में अगर मैं लूँ तो शिफ्टेड फॉर्म के रूप में अगर मैं फंक्शन लूँ तो उस बेस पर जैसे एग्जांपल अगर अपन लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो है क्या है, डेल यहाँ मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 2t प्लस यहाँ बीटा भी इजिकल टू दे रखा है अपन के पास 4 दे रखा है। तो इस बेस पर अगर अपन को इस सिग्नल्स की क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है, मतलब वो सिग्नल्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इस सिग्नल्स की वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी है तो इस सिग्नल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे अपन पहले क्या करते हैं कि जो भी अपन के पास सिग्नल्स जो दिया गया है इस सिग्नल्स को अपन स्केलिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो होगा वो 2 मेरे पास क्या होगा, कॉमन ले लूँ तो पीछे मेरे पास t प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये अब जो सिग्नल मेरे पास रिसीव हो रहा है वो एच इट सिग्नल कैसा है, स्केलिंग टर्म में है। तो अब मेरे पास जो सिग्नल स्केलिंग टर्म्स के अंतर्गत वैल्यू आई हुई है, तो इस वैल्यू को अगर मैं आगे देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू होगा वो मेरे पास क्या होगी, 1/2। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, t डेल t प्लस का क्या हो जाएगा 4।
अगर मैं इसको वेव फॉर्म के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, t + 4 इजिकल टू क्या रखना पड़ेगा 0, तो मतलब t इजिकल टू क्या होगा -4। -4 होने का मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल्स होगा वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा। तो अब मैं इसकी अगर वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ करने पर मेरे पास जो सिग्नल्स रिसीव होगा वो मेरे पास क्या होगा -4, और -4 पर ये सिग्नल्स क्या होगा, इन्फिनिटी बेस पर होगा, और तथा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा 1/2 के बेस पर रहेगा, और यहाँ जो सिग्नल्स रहेगा वो क्या होगा t प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो इस फॉर्म के बेस पर अपन इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि अपन के पास जो स्केलिंग प्रॉपर्टी दे रखी है इम्पल्स फंक्शंस की, तो इम्पल्स फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बेस पर अपन ने यहाँ पर इसको देखा। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है वो अपन के पास प्रॉपर्टी क्या रहती है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या रहेगी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो रहती है प्रॉपर्टीज, तो इसके अंतर्गत अपन देखें तो इसके अंतर्गत अपन यहाँ पर देखें तो अपन के पास कोई भी एक फंक्शन अगर xt है और इसके साथ अगर अपन के पास del t फंक्शन अगर अपन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को अपन मल्टीप्लिकेशन टर्म में अगर देखें तो इस कंडीशंस में अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, अब del t मतलब xt, del t मतलब 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो जो फंक्शन अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो फंक्शन कहाँ पर होगा, x इजिकल टू 0 पर। तो इस समय अपन के पास जो इसकी वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर अपन दूसरी एक प्रॉपर्टी अगर शिफ्टेड टर्म्स के अंतर्गत देखें, यहाँ अपन के पास xt अगर अपन के पास ये वैल्यू दे रखी है और यहाँ अपन के पास t माइनस का क्या दे रखा है, प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ हो, उस समय अगर अपन के पास अगर ये शिफ्टेड टर्म के रूप में अगर अपन के पास कोई प्रॉपर्टी दी गई हो, तो उस समय अपन के पास जो सिग्नल्स की प्रॉपर्टी होगी वो अपन के पास क्या होगी, x del नॉट डिफाइन करेगा। क्या करेगा, x del नॉट डिफाइन करेगा। अगर अपन इसको वेव फॉर्म के रूप में अगर अपन देखें तो वेव फॉर्म के रूप में अगर अपन यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसे अपन क्या मान रहे हैं, xt फंक्शन मान रहे हैं, और दूसरा अपन के पास जो यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन कैसा है, del t फंक्शन है। अब del t जो फंक्शन है वो मेरे पास फंक्शन ये 0 है, और यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, 0 है। अगर del t जो है वो क्या है कि 0 पर अगर डिफाइंड है, तो मैं अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास जो फंक्शन रिसीव होगा वो फंक्शन जो रिसीव होगा वो किस टर्म पर होगा, x इजिकल टू 0। तो यहाँ पर अपन के पास जो आउटपुट में जो फंक्शन आएगा वो इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू 0 पे आएगा। दूसरा, अगर अपन इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, शिफ्टेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिफ्टेड कर रहे हैं। शिफ्टेड का मतलब या तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, फास्ट कर सकते हैं, या इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में इसमें डिले प्रोवाइड करना हो। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर देखें, जैसे मेरे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, वो मेरे पास फंक्शन क्या है, xt दिया हुआ है। अगर मेरे पास कोई भी एक इम्पल्स फंक्शन जो दे रखा है, वो इम्पल्स फंक्शन जो अब मेरे पास जो डिफाइंड है वो 0 पर ना होकर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड t नॉट पर अगर डिफाइंड है, तो इस समय अगर अपन के पास जो del t फंक्शन दिया गया है, del t यहाँ मेरे पास क्या होगा, माइनस टी नॉट है। तो अगर अपन के पास del t माइनस डी नॉट फंक्शन दे रखा है, और अगर अपन इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर अपन के पास जो फंक्शन रिसीव होगा वो वैल्यू जो रिसीव होगी वो पर्टिकुलर क्या होगी, ए टी इज इक्वल टू नॉट पर फंक्शन रिसीव होगा। तो इस समय अपन के पास जो फंक्शन है उसको अपन कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, डेल टी नॉट पर अपन इस फंक्शंस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइंड प्रॉपर्टी रहेगी। इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहती है वो अपन के पास क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शंस रिसीव होता है, जैसे अपन के पास क्या है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एरिया का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर अपन के पास xt है, और ये वैल्यू जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, del t, और यहाँ मेरे पास फंक्शन क्या है, dt है। अब यहाँ पर अपन इस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये जो वैल्यू जो है यहाँ पर, ये जो एरिया जो है, इस एरिया की वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या है, 1 है, तथा यहाँ पर x जो है वो इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट टर्म के अंतर्गत है। तो अपन यहाँ पर इस वैल्यू के अंतर्गत देखते हैं कि ये जो del t
फंक्शन जो है वो केवल क्या होगा, डेल टी के साथ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये फंक्शन जो होगा वो किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो इस बेस पर अपन के पास x 0 जो एज इट इज कांस्टेंट राशि हो जाएगी, उसके बाद में अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगी, और यहाँ अपन के पास क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल डी टी। तो अपन जानते हैं कि माइनस डेल इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू होती है उस बेस पर इस फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 होती है इस फंक्शंस की वैल्यू। तो अपन के पास आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो अपन के पास क्या आएगी, वह 0 आ जाएगी। x इक्वल टू मतलब 0 पर उस फंक्शंस की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। अगर अपन यहाँ पर शिफ्टेड प्रॉपर्टी के बेस पर अगर अपन देखें तो शिफ्टेड प्रॉपर्टी के बेस पर अपन के पास जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब एक्स टी यहाँ अपन के पास डेल टी प्लस माइनस टी नॉट है, तो यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो किस पे होगा, x इज इक्वल टू टी नॉट पर फंक्शन डिफाइंड होगा। तो मतलब अपन के पास जो आउटपुट आएगा वो अपन के पास क्या होगा, एक्स टी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और माइनस इन्फिनिटी से अपन इन्फिनिटी अगर यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डेल टी प्लस टी नॉट, यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, इस फंक्शन पर इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 1 रहती है। तो 1 अगर अपन के पास यहाँ फंक्शन रहता है तो उस फंक्शन की वजह में अपन के पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू एक्स नॉट पर। तो ये अपन के पास जो प्रॉपर्टी रहती है इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर जब भी अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने पर अपन को ये ध्यान रखना है कि जो भी अपन के पास डेल की जो वैल्यू आ रही है, जो डेल की वैल्यू आ रही है, क्या वो डेल की वैल्यू उस लिमिट के अंतर्गत है या नहीं। अगर जो डेल की वैल्यू अगर उस लिमिट के अंतर्गत नहीं है तो उस समय आपके पास वो डेल्टा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी के बेस पर आपका जो आउटपुट होगा वो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस बेस पर अपन क्या है, न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे अपन को कहा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट दे रखी है वो फंक्शंस की लिमिट जो दे रखी है वो मेरे पास क्या है, -2 से 6 तक दे रखा है, और यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शन दे रखा है t प्लस क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, t प्लस का क्या दे रखा है, 2। अब यहाँ पर अपन इस फंक्शन को देखते हैं, अब यहाँ पर इस फंक्शन सॉरी यहाँ पर अपन इस t इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, dt होगा। अब यहाँ अपन इस वैल्यू को देखें तो यहाँ इस वैल्यू को अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत अपन यहाँ पर देखते हैं कि डेल t -2। अब यहाँ पर ये बताओ कि ये 2 जो है माइनस मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू t -2 है, t -2 इज इक्वल टू अगर अपन 0 पुटअप करें तो t इज इक्वल टू अपन के पास क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर ये देखो क्या ये लिमिट जो है वो अपन के पास डिफाइन की गई जो लिमिट है उस लिमिट के अंतर्गत इसकी वैल्यू शो हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब अगर इस लिमिट के अंतर्गत अगर डेल्टा फंक्शन अपन के पास प्रूव है यानी एग्जिस्ट करता है तो उस बेस पर अपन देखते हैं, इस बेस पर अपन ने यहाँ देखा कि +2 जो है वो -2 से 6 के लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो मतलब इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका प्रोडक्ट टर्म्स के अंतर्गत अपन के पास इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, t + 3 में अपन क्या करेंगे, t इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 2 + क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अपन के पास इस फंक्शन की टोटल जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब एक और अगर अपन एग्जांपल लें, एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है वो कहाँ से है, -π से लेकर π तक अगर डिफाइंड है, और यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, cos अपन के पास दे रखा है t। अगर यहाँ अपन के पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, cos t है, और मेरे पास जो डेल फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो डेल फंक्शन जो है वो क्या है, t प्लस का मेरे पास जो है t प्लस π/4 दे रखा है, t - π/4 है, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, dt दे रखा है। अब यहाँ पर देखो अपन के पास क्या π/4 जो है वो लिमिट इस लिमिट के अंतर्गत एग्जिस्ट होती है या नहीं है। अपन देखते हैं कि -π से π के बीच में जो होगा वो क्या होगा, π/5 जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगा, cos π/4 एज इट इज कांस्टेंट हो जाएगा, और -π to π
यहाँ मेरे पास जो होगा वो डेल t माइनस पाई इजिकल टू 4 इजिकल टू वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अपन के पास 1 हो गई, तो cos पाई बाई 4 इजिकल टू क्या होगा 45 की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होता है 1/√2 होता है, क्या होगा √2। तो अपन के पास इस सिग्नल्स की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ गई 1/√2 आ गया। अब एक और अगर एग्जाम्पल अगर लेके अपन देखें तो उस एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ अपन के पास जो लिमिट दे रखी है वो क्या दे रखी है 0 से लेके 6 दे रखी है, और यहाँ अपन के पास जो फंक्शन है वो क्या है t+2 का स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है डेल t+6 दे रखा है। तो t+6 दे रखा है मतलब t+6 दे रखा है, तो मतलब क्या t +6 इजिकल टू क्या होगा 0, तो t इजिकल टू क्या होगा -6। क्या ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, मतलब यहाँ अपन के पास जो लिमिट है वो कहाँ से एग्जिस्ट हो रहा है 0 से एग्जिस्ट हो रहा है, तो 0 से एग्जिस्ट होने के कारण ये फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस फंक्शन में अगर डेल्टा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये अपन के पास क्या था इम्पल्स फंक्शन था। अब इस इम्पल्स फंक्शन को अपन ने क्या किया है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और तथा उसकी वेव फॉर्म जो होगी वो कैसी बनती है इसके बारे में। अब अगर अपन यहाँ से आगे फंक्शंस को और डिस्कस करें तो नेक्स्ट जो फंक्शंस अपन के पास आता है वो क्या आता है यूनिट इम्पल्स फंक्शंस, क्या सॉरी यूनिट इम्पल्स फंक्शंस अपन के पास है, उसके बाद में अपन के पास आता है यूनिट स्टेप फंक्शंस। यूनिट जो स्टेप फंक्शन होता है अपन नॉर्मली अगर किसी भी इम्पल्स फंक्शन जो होता है इम्पल्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है -∞ टू अगर t अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं dt तो उस फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो फंक्शंस हमेशा क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शंस के बेस पर होगा। अगर अपन यूनिट स्टेप फंक्शन के बेस पर अगर इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो जैसे मैंने इस फंक्शंस को t तक क्या किया गया है डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो अपन यहाँ पर देखें t इजिकल टू 0, t इजिकल टू क्या किया गया है 0 किया गया है। अब यहाँ पर देखो कि यदि मेरे पास लिमिट अगर -∞ से अगर ∞ के बीच में आ रही है, क्या आ रही है -∞ से ∞ के बीच में आ रही है, तो उस समय अपन के पास जो ये फंक्शंस होगा उस फंक्शन पर इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, अगर t की वैल्यू अगर मेरे पास जो भी वैल्यू लूँ t पर क्या लूँ, t पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू लूँ नेगेटिव टर्म्स में, अगर t इजिकल टू क्या है लेस देन अगर 0 है, अगर लेस देन अगर 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी 0। मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस फंक्शंस की टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0, मतलब t लेस देन अगर 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट अगर मैं t की वैल्यू क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, t की वैल्यू क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब t की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ, तो ग्रेटर देन अगर 0 कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन 0 करने पर मेरे पास जो वैल्यू होगी उस समय क्या होगा फंक्शन जो होगा अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करें तो यहाँ पर एग्जिस्ट करने पर यहाँ पर अगर इस फंक्शन को लूँ तो मतलब इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में अपन के पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। मतलब इस लिमिट के बीच में अपन के पास जो डेल्टा फंक्शन है वो क्या कर रहा है एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ पर मैंने 1 लिया तो यहाँ t इजिकल टू 1 अगर पुटअप करूँ तो -∞ से अगर 1 के बीच में अगर हम देखें तो डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू क्या होगी 1। दूसरा अगर t इजिकल टू 2 लूँ तो t इजिकल टू 2 लेने पर भी मेरे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी वैल्यू वापस क्या आएगी 1। तो मतलब अगर t इजिकल टू ग्रेटर देन अगर 0 है तो अगर वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। लेकिन अगर t इजिकल टू अगर 0 की बात करें तो t इजिकल टू अगर 0 पर अगर डिफाइन करें तो उस समय इसकी वैल्यू जो है वो क्या है इनडेफिनेट कंडीशंस है, मतलब वो 0 पर एग्जिस्ट करे या नहीं भी करे तो इस समय पर t इजिकल टू जो 0 होता है उस समय इसकी जो कंडीशंस होगी वो कैसी होती है इनडिफाइंड कंडीशन।
इंडिपेंडेंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, आप इस फंक्शन पर इसकी वैल्यू को क्या है एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से कंटिन्यूसली क्या कर रही है, पर्टिकुलर हर पॉइंट पर वो क्या कर रही है, अलग अलग लिमिट को शो करती है। तो अगर अपन यहाँ पर इस लिमिट को अगर डिफाइन करना चाहे तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, एक एवरेज वैल्यू को अपन यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस टाइम में उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन फिर होगा, इस फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन जब जीरो होता है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। जब t की वैल्यू अगर अपन के पास ग्रेटर देन जीरो है तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है। जब t इज इक्वल टू जीरो है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होती है वो इनडिफिनिट कंडीशन होती है। लेकिन अपन इसके मैग्नीट्यूड को अगर डिफाइन करना है तो अपन जीरो से लेके, यानी कि इनडिफिनिट कंडीशन का मतलब क्या है, जीरो से 1 तक, मतलब जीरो पे भी वैल्यू है और 1 पे भी वैल्यू है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एकदम स्विचिंग हो रहा है। इस कारण यहाँ पर इसकी वैल्यू को एकदम रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये अनडेफिनेट कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर अपन इसके एवरेज वैल्यू को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर अपन इसके एवरेज वैल्यू को देखें तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगा, 0 + 1 अपॉन क्या होगा 2 इज इक्वल टू 1/2। तो अपन के पास यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब कंडीशन जो है ये अपन के पास जो फंक्शन रिप्रेजेंट हुआ है ये फंक्शन क्या कहलाता है, यूनिट स्टेप फंक्शंस कहलाता है फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए। अब अगर अपन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए अगर अपन बात करें, क्या करें, डिस्क्रीट टाइम ऑफ सिग्नल्स के लिए अगर अपन बात करते हैं तो उस समय अगर अपन के पास यहाँ देखें समेशन ऑफ -∞ टू अपन क्या कर रहे हैं, n टर्म्स के अब ले रहे हैं। यहाँ अपन के पास क्या हो रहा है, डेल n, ठीक है। तो इस समय अगर अपन देखते हैं इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, मैग्नीट्यूड जो रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर ही उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है, 0 है। तो अगर मैं n की वैल्यू अगर अपन लें लेस देन क्या लें, 0, अगर लेस देन अगर 0 लें तो इस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है, -∞ टू अगर 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो उस समय इस डेल्टा फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन अगर मैं इस n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 लूँ, तो ग्रेटर देन अगर 0 लूँ, अगर ग्रेटर देन अगर 0 लूँ तो ग्रेटर देन अगर 0 लें तो उस समय आप देखो कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इस टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फंक्शन इस टर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस टर्म में अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी, 1 होगी। लेकिन एट n इज इक्वल टू 0 पर अगर ले तो n इज इक्वल टू 0 पर अगर अपन लेते हैं तो उस समय आप देखो कि इस समय भी इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैसी है, 1 है। तो मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन जो होगा अगर डिस्क्रीट टाइम पीरियड में है तो उस समय वो क्या हो रहा है, एट 0 पर भी वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी, तो यूनिट स्टेप फंक्शन अगर डिस्क्रीट टाइम में अगर अपन लें तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 0, व्हेन लेस देन क्या होगा, 0, व्हेन n इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 है तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस टर्म में अगर अपन के पास इस यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट अपन इस हिसाब से करेंगे, ये फंक्शन अपन के पास होगा un और ये अपन के पास जो होगा वो n। यहाँ पर अपन के पास जो x एक्सेस जो है इस पे अपन t को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होती है। तो ये अपन के पास जो फंक्शन रहता है ये फंक्शन अपन के पास क्या रहेगा, यूनिट स्टेप फंक्शंस रहते हैं। अब ये अपन के पास यूनिट स्टेप फंक्शंस के बाद में अपन देखेंगे कि रैंप फंक्शंस अपन कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। थैंक यू। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैं साथ साथ करवाता रहूँगा। ओके।